हेलो एवरीवन, क्या हाल है? क्या हाल है हमारे सूरवीरों? पढ़ाई हो रही है कि नहीं? वीडियो कंटिन्यूअस देख रहे हैं? एक अगली वीडियो से पहले पिछली वीडियो देखना बहुत जरूरी है, कई बार देखना जरूरी है, नोट्स को भी देखना जरूरी है, सवाल को भी रफ कॉपी पर बार बार करना जरूरी है, तभी अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, विद्युत रसायन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके ऑलमोस्ट हम लोगों ने 4 मॉड्यूल आप तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, जो चौथे मॉड्यूल का आपके पास जो नोट्स पहुंचा है, यानी टेलीग्राम ऐप के जरिए नोट्स पहुंचा है, आज उस मॉड्यूल में मैंने फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम याद आ रहा है, W समानुपाती E, ओके, सवाल कराया था। उसी मॉड्यूल में आज का जो हमारा मटेरियल है उसी मॉड्यूल में उपस्थित है। इसका मतलब इस वाले मॉड्यूल के एक्स्ट्रा के तौर पर आपको नोट्स नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बात? ओके। तो आज के मॉड्यूल में हम लोग उसी मॉड्यूल नंबर 4 से आगे, मतलब पिछले मॉड्यूल वीडियो में मॉड्यूल नंबर 4 जो मैंने पढ़ा दिया था, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, उस पर आधारित सवाल, उसी से संबंधित मतलब उससे आगे का मटेरियल आज पढ़ेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? मजा नहीं आया? एनर्जेटिक होकर बोलो यस सर। भले ही मुझे मेरे सामने नहीं है, लेकिन बोलो तो सर यस सर। सांस लो, मतलब पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करो आप लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओम का नियम है, ओम का नियम, इससे पहले इतना तो समझ में आ गई कि हमने चालक पदार्थों को 2 प्रकार से बांटा था, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक की ज्यादा जानकारियां फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि धातुओं के बारे में वहां बात करते हैं। यहां पर विद्युत अपघटनीय चालक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आवेश वाहक का कार्य आयनों के द्वारा होता है, आयनों का रोल रहता है। ठीक है ना, आयनों में टूट गए वो विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है, और आयन गमन करने लगते हैं। गमन में जो बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो रुकावट या अवरोध होता है, धातुओं, समझ में आ रही बात? धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विद्युत प्रवाहित होती है, और इलेक्ट्रॉन के मार्ग में या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो अवरोध या रुकावट होती है उसे धात्विक चालकों के लिए प्रतिरोध कहते हैं। और यहां विद्युत अपनी चालकों में आयनों धनायन वरणायन के प्रवाह में अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो बाधा आती है, उसे यहां पर प्रतिरोध कहते हैं। राइट, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। ओके, चलिए, तो मैंने वहां बताया था कि बेटा धात्विक चालकों में तो ओम का नियम भी लागू होता है, विद्युत अपनी चालकों में भी लागू होता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V समानुपाती I। V क्या चीज है? किसी चालक का विभवांतर, विभवों का अंतर, विभवांतर, विभव, ठीक है। तो किसी चालक का विभवांतर चालक, चाहे वो धात्विक चालक हो चाहे विद्युत अपनी चालक हो, जैसा मैं आपको कह चुका हूं कि ओम का नियम दोनों के लिए फॉलो होता है। तो किसी भी चालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, I, ठीक है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। राइट, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जब ये समानुपाती का चिन्ह जब हम लोग उठाते हैं तो ये V बराबर R ले आते हैं हम लोग, समानुपातिक स्थिरांक ले आते हैं, V बराबर R। I तो ये लिख दिया, ये R ले लिया। R क्या चीज है बेटा? R समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक का, R बराबर समानुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक का क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं बेटा, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। राइट, रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी R समानुपाती के स्थिरांक पर एक स्थिरांक आया जो उस चालक का प्रतिरोध है।
धात्विक चालक है तो धात्विक का प्रतिरोध होगा, ठीक है, और अगर विद्युत अपनी चालक है तो उसका प्रतिरोध होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो धात्विक चालकों में तो धात्विक चालक और विद्युत अपनी चालकों दोनों में तो ओम का नियम लागू होता है, ठीक है, लेकिन धात्विक चालकों में फैराडे का नियम लागू नहीं होता। फैराडे का नियम मतलब पहला दूसरा नियम किसमें लागू होता है? सिर्फ विद्युत अपघटनी में, क्योंकि जब विद्युत अपघटन होगा तब रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन यानी विद्युत अपघटन पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा से संबंधित है फैराडे का नियम। ऐसा किसमें नहीं होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि धात्विक चालकों में विद्युत प्रवाहित करने से कोई भी रासायनिक परिवर्तन अर्थात ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो जो चालक का प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध समझ में आया आपको? मतलब प्रतिरोध को अगर भाषा के तौर पर कहा जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, यहां भी लिख रखा है हमने, प्रतिरोध क्या होगा बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर प्रतिरोध किसी चालक में चाहे वो धात्विक चालक हो चाहे विद्युत अपनी चालक हो, ठीक है, जो रुकावट पैदा हो रही है, विद्युत के प्रवाह में जो रुकावट पैदा हो रही है, धात्विक चालकों में आयनों का गमन हो रहा है, उसमें जो रुकावट होगी, विद्युत अपनी चालक में आयनों का, उसमें इलेक्ट्रॉनों का गमन हो रहा है, और विद्युत अपनी चालक में आयनों का गमन हो रहा है, उसमें जो रुकावट होगी, उसी रुकावट या बाधा को ही हम लोग, नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रतिरोध, अवरोध, प्रतिरोध, बात समझ में आ गई। चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का गमन अगर हो रहा है उसमें अवरोध हो रहा है, ये धात्विक चालकों के लिए प्रतिरोध कहलाएगा। हमको यहां विद्युत अपनी चालक पढ़ने होते तो यहां पर आयनों के गमन में जो अवरोध उत्पन्न होगा, बाधा आएगी, उसी को अपन प्रतिरोध कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, अपन आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जहां तक मात्रक का प्रश्न है तो ये विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया बेटा, ठीक है, वी का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। आई क्या चीज थी? विद्युत धारा, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और आर का जो मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक है, उसको कहते हैं ओम, और ओम को हम लोग ऐसा लिखते हैं, OHM बना देते हैं, हिंदी में ओम ऐसे लिखना या ये लिखना, या इसका लैटिन संकेत कुछ इस तरह का बना दिया जाता है ओम को, ठीक है, जानते होंगे आप सब लोग। चलिए, तो ये तो रही बात यहां तक की जिसमें हमने ओम के नियम की बात की थी, प्रतिरोध की परिभाषा भी थोड़ी सी मैंने जोड़ी थी। अब ये प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है? प्रतिरोध यानी ये प्रतिरोध यानी आर उस चालक की लंबाई, उस चालक की, जैसा आपको मालूम है अगर धातु है तो धातु की लंबाई, और तो चालक की लंबाई के तो समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध यानी आर लंबाई के, उस चालक की लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन उस चालक के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस तरह का संकेत बनाया जा सकता है, राइट, आर समानुपाती एल बटे ए। ओके, चलिए, अच्छा, इसमें जो समानुपाती के स्थान पर अगर स्थिरांक लाया जाए, समानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाए बेटा, तो समानुपाती के स्थिरांक पर, समानुपाती के स्थान पर अगर स्थिरांक लेकर आ रहे हैं हम लोग, तो बेटा वो स्थिरांक क्या आता है? ठीक है ना, थोड़ा कलर पेन बदल लूं मैं आपको, ठीक है, तो वो स्थिरांक क्या आता है देखिएगा। समानुपाती के स्थान पर जो स्थिरांक आता है, तो मैंने लिखा या बराबर, तो वो होता है आर बराबर रो। क्या होता है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? लैटिन संकेतों में इसको क्या बोलते हैं? रो। वो रो ये लिखा है देखो, ठीक है, रो एल बटे ए। मतलब सर रो समानुपातिक स्थिरांक है, उस चालक के लिए समानुपातिक स्थिरांक है जिसे उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। रो मतलब उस चालक की प्रतिरोधकता, परिभाषा तो नहीं है लेकिन रो क्या चीज है तो आपको कि प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता कहना, या इसको कह देते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। ये प्रतिरोध है और वो विशिष्ट प्रतिरोध है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध को हम ज्यादातर प्रतिरोधकता, ज्यादातर क्या है, दोनों एक ही बात है। रेजिस्टिविटी, ये क्या है? रेजिस्टेंस, आर से, वो क्या चीज है? रेजिस्टिविटी।
अब वो है क्या, डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हो प्रतिरोध के आगे बेटा एक शब्द लगा है विशिष्ट, मतलब उस चालक में कोई कार्य, उस चालक में कुछ विशिष्ट किया जाएगा तब वो प्रतिरोध, वही प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। नहीं समझ में आई बात, चलिए देखते हैं। यदि उस चालक की लंबाई ठीक है L बराबर 1 सेंटीमीटर है, हम सीजीएस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, उस चालक की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना बेटा, 1 वर्ग सेंटीमीटर है। नहीं आई बात सर समझ में, बिल्कुल नहीं आई होगी, मानते हैं आपकी बात को। चलिए यहां जुड़िए। बोर्ड पर मैंने ठीक है, यहां गौर से इस चित्र को देखिएगा, मैं किस तरह से वो चित्र बना रहा हूं और इस चित्र से हमें क्या मैसेज मिलने वाला है। ओके, एक इलेक्ट्रोड ये है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, राइट। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले इलेक्ट्रोड, बात समझ में आई। चलिए, अगर यदि मैं इसे यूं बना दूं, इससे इसको मिला दूं, इससे इसको मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इससे इसको मिला दूं, तो ये क्या बन गया बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को समझना, अब अगर इसको ऐसे कहा जाए, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहा जाए और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर, यहां घन लिख गया था, वर्ग की बात कर रहा हूं, एरिया है ना बेटा 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया कि सर ऐसी स्थिति में तो ये एक घन बन जाएगा, बन गया कि नहीं घन, देखो घन बन गया ये, ठीक है। और ये मैंने यहां क्या जोड़ दिए बेटा, 2 वायर लगाकर, क्योंकि मुझे इनको इलेक्ट्रोड जैसा बनाना है। अब देखिए फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स का मतलब है धात्विक चालक में क्या होगा, ये धातु का एक टुकड़ा होगा, ठीक है, ठोस धातु का एक टुकड़ा होगा, उस टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो वो कितना बन गया बेटा, 1 घन सेंटीमीटर बन गया कि नहीं, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो अब ये क्या हो गया कि सर ये तो पूरा आयतन हो गया, तो वहां कहने लगते हैं अपन धातु के टुकड़े का आयतन। लेकिन चूंकि यहां धात्विक चालक तो पढ़ नहीं रहे हम लोग, हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपनी पदार्थ का विलयन बनाया जाता है जिससे कि विद्युत अपघट्य पदार्थ आयनों में टूट जाए। तो समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, विद्युत अपघटनीय विलयन भरा हुआ है। जब इसके अंदर ये विलयन भरा होगा तो मालूम है उसका आयतन कितना होगा। ये जो स्थिति बन गई, ये वो स्थिति बन गई जिसको कहोगे 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो अगर इस तरह का अगर ये है तो ये मालूम है कि इसके अंदर अगर कोई विलयन भरा जाए तो वो विलयन कितना आएगा, तो आपका जवाब आएगा, वो विलयन आएगा 1 घन सेंटीमीटर का। कितना आ जाएगा बेटा, उस विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर। दोबारा फिर समझें, कुछ को समझ में अगर नहीं आई तो मैं क्या कह रहा हूं, धात्विक चालकों में तो बेटा वो ठोस होता है, इसलिए अपन कह देते हैं एक धातु का टुकड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। बात समझ में आ गई। तो वो आयतन 1 घन सेंटीमीटर साफ साफ दिखता है। यहां क्या करना होता है, हमको विद्युत अपघटनीय पदार्थ का विलयन 2 इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में भरना होता है। अगर इलेक्ट्रोडों को ऐसे लगाया गया जहां इसकी दूरी कितनी है बेटा, 1 वर्ग सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसमें अगर विलयन भरा जाएगा तो मालूम इस विलयन का अब आयतन हो गया 1 घन सेंटीमीटर। बात समझ में आई आपको। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको देखिएगा कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो कैसा कर दिया जाए, जिसमें L का मान 1 सेंटीमीटर, A का मान 1 वर्ग सेंटीमीटर कर दिया जाए। तो आप इस सूत्र को देख रहे हैं, तो इस सूत्र को अब आप क्या कहने लगेंगे, सर अब इस सूत्र को कहेंगे R बराबर रो, कहोगे कि नहीं। L 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो वो प्रतिरोध अब क्या हो गया, अब उस प्रतिरोध को क्या बोलने लगेंगे, प्रतिरोधकता बोलने लगेंगे।
यानी वो प्रतिरोध ही अब प्रतिरोधकता यानी आर की वैल्यू रो के बराबर हो गई, यानी आर ही रो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? मेन पॉइंट क्या है, ऐसा कब होगा बेटा? ऐसा तब होगा जब क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब समझ में आया, इसलिए तो कहा गया प्रतिरोधकता दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट स्थितियां लगानी पड़ेंगी। स्थितियां से मतलब मेरा विशिष्ट काम करना पड़ेगा। विशिष्ट काम से मतलब मेरा क्या होगा कि सर अगर हम धात्विक चालकों की बात कर रहे हैं तो वो क्या करना पड़ेगा कि जिस विलयन को आपको भरना है ना दो इलेक्ट्रोडों के मध्य में, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना करना पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर, राइट। और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना करने पड़ेगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको मैं वो बात बताऊं कि अब इसमें जो आयनों के चलन में, आयनों के गमन में जो प्रतिरोध हो रहा है, जो अवरोध हो रहा है, अवरोध को ही तो प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन अब वो प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा। आ रही बात समझ में कि सर ऐसा ना किया जाए, कैसा ना किया जाए कि दूरी और क्षेत्रफल इतना ना हो, तो हम अब उस स्थिति में दूरी 1 सेंटीमीटर ना हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों में से दोनों बदले हो या दोनों में से एक भी बदला हो, तो फिर उन आयनों के चलने में जो अवरोध यानी प्रतिरोध हो रहा है वो प्रतिरोध ही कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता नहीं कहलाएगा। यानी बेटा प्रतिरोधकता के लिए विशेष काम क्या करना पड़ेगा हमको, वो 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उत्पन्न, ये परिभाषा बना दी हमने। प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या बन गई बेटा, तो प्रतिरोधकता की परिभाषा बन गई, यदि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यदि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ध्यान से सुनिएगा, बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक इलेक्ट्रोड के या प्रत्येक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो बेटा, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसमें मतलब उसमें भरे मतलब कौन भरा है, विद्युत अपनी, उसके 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उस चालक ऐसा कर सकते हैं, चालक मतलब हम यहां पर विद्युत अपनी चालक पढ़ रहे हैं, तो उस चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध ही, ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तुत प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा बेटा, प्रतिरोधकता कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती, प्रतिरोधकता यानी जिसको रो से प्रदर्शित कहते हैं, प्रतिरोधकता कहलाती है। बैठी समझ में? देखो कोई दिक्कत बताइए आप मुझे। आर बराबर रो कब होगा, जब एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। अब देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये एक परिभाषा तो ये हो गई, एक परिभाषा छोटी वाली परिभाषा बना दें। अगर ऐसा है 1 सेंटीमीटर लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है, उसमें अगर विलयन भरा है तो मालूम है उस विलयन का अब आयतन कितना होगा, कितना आयतन भरा होगा, ऐसी स्थिति में तो आप कहोगे 1 घन सेंटीमीटर आयतन होगा। तो आप चाहें तो इस परिभाषा को आप या लगाकर कैसे लिख सकते हैं, एक परिभाषा और बना दी मैंने, किसकी, प्रतिरोधकता की एक और परिभाषा बना दी हमने। वो परिभाषा क्या बन गई, 1 घन सेंटीमीटर आयतन, क्योंकि वो जो चालक है, विद्युत अपनी पदार्थ का जो विलयन भरा गया है, वो आयतन कितना हो चुका है उसका, 1 घन सेंटीमीटर हो गया है, राइट। 1 सेंटीमीटर दूरी और 1 वर्ग सेंटीमीटर करने पर वो जो स्थिति बनेगी, उसमें जो आयतन आएगा ना विद्युत अपनी पदार्थ का, वो 1 घन सेंटीमीटर। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले चालक, अब चालक जहां लगाया गया हमें याद रखना है कि दरअसल उस चालक का मतलब विद्युत अपनी चालक है, राइट। 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध ही,
प्रस्तुत प्रतिरोधी, प्रतिरोध से अभिप्राय क्या है कि जो आयनों का जो गमन हो रहा है, प्रस्तुत प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाएगी। बात समझ में आई? या तो एक परिभाषा ये बना दो आप लोग, या इस परिभाषा को आप ये कह सकते हैं, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध ही, या ये कह सकते हैं उत्पन्न आयनों के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब बताने जा रहे हैं अपन कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, राइट? तो अगर आप लोग अगर यहां नोट कर रहे हो, ओम का नियम अगर नोट हो गया हो बेटा, देखिएगा ओम का नियम नोट हो गया हो, नोट कर लिया आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें हटा करी तो अपन बोर्ड पर ये मेंशन कर पाएंगे, ठीक है ना? ये हटा दिया मैंने, ओके। चलिए, तो मैं आपको जो अगली बात बताने जा रहा हूं वो क्या है। अगली बात को समझने का प्रयास करें कि अगली बात यह कि एक तो सर आप मात्रक बताने जा रहे हैं, प्रतिरोध का मात्रक तो हमने लिख दिया ओम। अब मैं आपको किसका मात्रक बताने जा रहा हूं कि सर प्रतिरोधकता का मात्रक बताने जा रहे हैं, राइट? तो प्रतिरोधकता के मात्रक का मतलब हो गया, आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, ओके? इस फॉर्मूले से तो R बराबर रो इंटू एल ए, रो का मात्रक बता रहा हूं मैं आपको, रो का मात्रक बेटा, ठीक है? यूनिट ऑफ रो, रो मतलब प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है? तो रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा, अभी मैं निकाल रहा हूं, फिर हम लोग याद कर लेंगे, आर ए बटे एल होगा। देखो इस फॉर्मूले से ले लो, रो बराबर आर बराबर रो इंटू एल बटे ए है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, रो बराबर ले लिए, रो बराबर हो जाएगा आर ए बटे एल। इज दैट क्लियर? अब इसमें मात्रक लगाने अपन को, ठीक है? मात्रक लगाइए, आर का मात्रक लगाओ ओम, ओम को आप ऐसे लिख सकते हैं या आपको और भी तरीका मैंने बताया था। ए का मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सीजीएस पद्धति लगा रहे तो। एल को आप लोगे सेंटीमीटर, क्या बचा? तो आप बोलोगे ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना? अक्सर बोर्ड में, अपने बोर्ड में आता रहता है बेटा ओम का मात्रक, सॉरी रो का मात्रक। तो रो का मात्रक क्या बना लिख दिया हमने, ओम सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहां ये कहूं कि एसआई मात्रक क्या होगा बेटा, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक क्या होगा, तो ये तो सीजीएस पद्धति में हो गया, राइट? और एसआई में क्या करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त करते हैं बेटा, राइट? तो एसआई पद्धति में, एसआई में मात्रक क्या होगा, एसआई में रो का मात्रक, ठीक है ना? एसआई में रो का मात्रक, ठीक है? तो कुछ करना नहीं है, बस सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा ओम की जगह ओम लिखेंगे, ओम को लिखने का तरीका आप जानते हैं, ओम का साइन, ठीक है ना? सेंटीमीटर की जगह लिख देंगे मीटर। अब आप ये जानते हैं कि अगर मैं इसको और इससे तुलना करूं तो आपका जवाब होना चाहिए ओम सेंटीमीटर, यानी सीजीएस पद्धति के इस मात्रक को एसआई पद्धति में कन्वर्ट करें बेटा, ठीक है? तो ओम की जगह तो आप बेटा ओम ही लिखोगे, लेकिन सेंटीमीटर की जगह जब मीटर लिखा जाएगा तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? तो आप कहोगे सर 10 की घात -2। कितने होते हैं? 10 की घात -2। तो अगर मैं ये यहां मीटर लिखता हूं तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, बराबर है क्या? नहीं है, ये सेंटीमीटर ये मीटर है। तो बराबर कब होगा कि सर एक काम करिए, आप इसके आगे, मतलब इसके आगे आप लगा दो 10 की घात -2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। अगर मैं मीटर को इधर लिखूं, इसको इधर लिखूं, तो मैं 10 की घात 2 लगाऊंगा आगे यहां पर, ठीक है? लेकिन अगर ओम सेंटीमीटर को इसमें बदलना पड़े तो ये है। तो ये तो खैर इंटर कन्वर्जन है जिससे आप अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस यानी परिचित हो। अब मैं आपको आगे की कहानी से परिचित करा रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं। परिभाषा समझ में आई प्रतिरोधकता की? प्रतिरोधकता क्या है? अगर शॉर्ट परिभाषा बनानी है तो आप क्या कह सकते हो, 1 घन सेंटीमीटर आयतन द्वारा, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, राइट? रो का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। एसआई मात्रक क्या होगा, ओम मीटर, राइट? ये इन दोनों में रिलेशन हो गया, इंटर कन्वर्जन करने का रिलेशन हो गया। इज दैट क्लियर? अब आती है हमारी अगली हेडिंग जिसको आप देख रहे हैं, चालकत्व बेटा। क्या चालकत्व को जी से भी प्रदर्शित करते हैं, या हमारी राजस्थान बोर्ड की किताब में इसको सी से प्रदर्शित करने के लिए भी कहा गया है, जीएसई, ठीक है ना? एनसीईआरटी किताब में इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, जी। और राजस्थान आरबीएसई का इस साल,
ठीक है ना, सी से भी इंडिकेट करता है। चालकत्व होता है कंडक्टेंस, इसलिए इसको सी कहा गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, आम भाषा में समझाऊं कि चालक का जो प्रतिरोध है उसका उल्टा। प्रतिरोध, भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें जितनी रुकावट या बाधा आ रही है वो तो प्रतिरोध कहलाएगा बेटा। जितनी रुकावट या बाधा हो रही है वो तो प्रतिरोध है, लेकिन जितनी बाधा या रुकावट नहीं हो रही है वो क्या है, तो वो है चालकत्व। तो अपन क्या कहेंगे, अपन क्या बोलेंगे, किसी चालक का चालकत्व उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। किसी चालक का चालकत्व उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध, या शॉर्टकट कह देते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। तो वो है किसका, चालक का ही तो है ये वो, तो चालक का चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इसे जी या सी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मतलब जी बराबर अगर कहा जाए या सी बराबर कहा जाए तो क्या लिखेंगे, 1/r, प्रतिरोध का उल्टा जी कहलाए। आ रही बात समझ में। अब जहां तक मात्रक का प्रश्न है तो इसका मात्रक क्या होगा, 1/r लिखा गया है तो r का मात्रक होता है ओम, तो ओम अगर ऊपर लिखा जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स कहना, या अब इसको एक और तरीका देखिए, ओम इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, इनवर्स उल्टा। ठीक है, अगर ओम, इसी ओम इनवर्स को अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो आप एक तरीका देखिएगा, इसी से वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका बना दी, उल्टा लिखो, उल्टा लिखो MHO। तो ओम इनवर्स कहना या महो कहना एक ही बात है, या इसको कह देते साइमन, साइमन। ठीक है ना, एक वैज्ञानिक के सम्मान में भी एस कहा जाता है, एस का मतलब होता है साइमन। ओके, तो ये तो रही चालकत्व की बात बेटा। ठीक है, अब आप देखिएगा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध हमने पढ़ा था, राइट। चालकत्व की मैंने परिभाषा क्या बताई थी बेटा, अभी बताइए क्या बताई थी, कि सर प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाएगा, राइट। उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम 1/ρ बराबर कहलाता है चालकता, कंडक्टिविटी बेटा। ये जो के, ये के नहीं है बेटा, ये लैटिन संकेतों में इसको कहते हैं कप्पा। अंग्रेजी का के तो सीधा बनेगा, यहां तक बनाते हैं, इसमें ये लाइन थोड़ी टेढ़ी सी और ऊपर बड़ी होती है, कप्पा, कप्पा, के फॉर कप्पा, राइट। तो चालकता यानी कप्पा, या इसे कह सकते हैं विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता है, यानी रो है, इसका व्युत्क्रम कहलाता है बेटा क्या, चालकता, के, कप्पा, राइट। इसमें थोड़ा सा इस के को बड़ी लाइन से बनाते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं इस तरह का, तो ये कप्पा। परिभाषा अगर कहनी है तो सीधी परिभाषा आप चाहो तो ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही बात है, का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। लेकिन और कई तरीके से परिभाषाएं कैसे दे सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रतिरोधकता की परिभाषा ये लिखी गई थी ना बेटा, तो वैसी परिभाषा बनाई जाए तो परिभाषा एक तो मैंने ये बताई थी बेटा, इसकी क्या, नंबर 1, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, ठीक है ना, के यानी कप्पा कहते हैं, राइट। दूसरी परिभाषा क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, देखिए दूसरी परिभाषा क्या बनाएंगे, क्योंकि ये डिटेल्स में तो नोट्स में आपके पास लिखा ही है, जो टेलीग्राम ऐप से आप एजुकेशन इनसाइट यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ऐप पर एजुकेशन इनसाइट केमिस्ट्री 12th हिंदी मीडियम निकल आएगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको वहां से, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट परिभाषा, इसके बेसिस पर इस तरह की परिभाषा भी बना सकते हैं, बताइए। तो परिभाषा क्या बना सकते हैं, देखिए इस चित्र को दिमाग में रखिए। तो अपन क्या कह सकते हैं, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसमें भरे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसमें भरे, अब भरा कौन है, विद्युत अपघटनीय चालक। जो चालक कह रहे हैं मतलब वो कौन सा पढ़ना है हमें, केमिस्ट्री, विद्युत अपनी, भरे विद्युत अपनी चालक द्वारा
द्वारा, चालक द्वारा, विद्युत अपनी चालक द्वारा, चालक द्वारा कौन मिलेंगे? आयन। तो चालक द्वारा उत्पन्न आयन, उत्पन्न आयन, बात समझ में आ रही है? उत्पन्न आयनों के चालकत्व को यहां क्या करें? उस चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध को यहां की परिभाषा में क्या कह सकते हैं? ये पूरी कहानी बनाकर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस विद्युत अपघटनीय चालक, आप यहां भी नाम ले सकते हैं विद्युत अपनी चालक, या चालक भी कैसे, उस चालक द्वारा उत्पन्न, उस चालक द्वारा उत्पन्न, यहां क्या कह रहे हैं? उस चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध, यहां कह सकते हैं उस चालक द्वारा उत्पन्न चालकत्व को। समझ में आ रही बात? उत्पन्न चालकत्व को, ध्यान से सुनिएगा, वही पूरी परिभाषा। 1 सेंटीमीटर की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, उसमें भरा हुआ विद्युत अपनी चालक, तो उत्पन्न विद्युत अपनी चालक द्वारा उत्पन्न आयनों के चालकत्व को चालकता कहते हैं। बैठी परिभाषा आपके ऑलरेडी आपके पास में, अगर आप देखेंगे तो दूसरी परिभाषा ये हो गई। अच्छा, तीसरी परिभाषा किस तरह से दी जा सकती है? या लगाकर आपको जो सरल लगे, छोटी लगे, छोटी तो यही लगेगी आप अक्सर इसी को लिखोगे कि नहीं, छोटी वाली। या आप एक और क्या कह सकते हैं? अब देखिए, इसकी परिभाषा हमने एक और बनाई थी, या 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, बस इसकी परिभाषा एक और हो गई। लो जी, चालकता की एक और परिभाषा हो गई। अगर मैं इसको तो अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसलिए कह रहा हूं मैं, विद्युत अपघटनीय चालक द्वारा, विद्युत अपनी चालक द्वारा उत्पन्न समस्त आयनों के, आयनी तो उत्पन्न होंगे, समस्त आयनों के चालकत्व को क्या बोलते हैं? चालकता, कप्पा कहते हैं। सॉरी, यानी इसका मतलब यह निकला कि चालकता वास्तव में 1 घन सेंटीमीटर, केवल 1 घन सेंटीमीटर में, अगर विलयन 1 घन सेंटीमीटर नहीं है, 5 घन सेंटीमीटर, 10 घन सेंटीमीटर, 100 घन सेंटीमीटर, 150 घन सेंटीमीटर, कुछ भी हो, तो फिर हम उसे चालकता नहीं कहेंगे। आयनों के गमन को हम सिर्फ चालकत्व कहेंगे। यानी चालकत्व कब चालकता बन जाता है, तो आपका अर्थ होगा जब विलयन कितना हो बेटा, विलयन का आयतन कितना हो? 1 घन सेंटीमीटर हो, और 1 घन सेंटीमीटर विलयन अगर इसमें भरा जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर विलयन ही इसमें पूरा आएगा, तो मालूम है यहां क्या स्थिति बनती है कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा, उसमें 1 घन सेंटीमीटर आयतन आए। बताइए क्या दिक्कत है आपको? अगर चालकता के अगर मात्रक की बात कर लें बेटा, इसका मात्रक की बात कर लें, तो ये देखो K बराबर अगर 1/ρ है तो इसका मात्रक क्या बनेगा? तो इसका मात्रक बनेगा रो का मात्रक जो है क्या है? ओम सेंटीमीटर। तो इसको उल्टा कर दो बेटा, इसको उल्टा कर दिया, लीजिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा? ओम इनवर्स को अपन, अच्छा ओम इनवर्स को अपन क्या क्या कह सकते हैं? ये जानते हैं कि हां सर लिख सकते हैं महो, कह सकते हैं कि नहीं अपन? महो सेंटीमीटर, अभी बताया मैंने, ओम का उल्टा ओम महो। या ऐसा ही मात्रक बनाया जाए तो क्या बनाया जाएगा बेटा? ऐसा ही मात्रक, ठीक है ना। ऐसा ही में मात्रक क्या होगा? तो आप कह सकते हैं सेंटीमीटर की जगह क्या लगाना है? मीटर लगाना है, तो अपन लगा सकते हैं ओम, या महो इनवर्स कह सकते हैं मीटर इनवर्स। बात समझ में आई? मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स या महो, या इसको या लगाकर एक और मैं यहां कह देता हूं साइमन भी कहते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर कह सकते हैं आप लोग। दिख रहा है आपको? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या महो सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो सीजीएस पद्धति की कहानी होगी, सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। ऐसा ही पद्धति में कुछ नहीं करना, बस क्या करना है? सेंटीमीटर की जगह मीटर लगाना है, बाकी ओम इनवर्स की जगह आप महो लिख सकते हो, साइमन लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? परिभाषा समझ में आई सारी बातें? ओके। तो ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों को ओम के नियम, प्रतिरोध, चालकत्व, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इससे मैंने परिचित कराई थी, ठीक है। और वीडियो को बार बार रिपीट करिए, देखते रहिए। ओके, चलिए। ओके, अब मैं इसे हटाकर नई और मटेरियल से आपको रूबरू करा रहा हूं, परिचित करा रहा हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है।
या अगर मैं इसी में ही आपको कुछ चीजों से और परिचित कराऊं तो क्या है, देखिएगा। किसी भी चालक का यानी चालक का चालकत्व कब चालकता बन जाएगा, वो तो आपको मालूम है कि सर हां, इलेक्ट्रोड के L बराबर अगर 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसमें भरी गई विलयन द्वारा प्रस्तुत चालकत्व को हम लोग चालकता कहते हैं। इसे अपन और क्या कह सकते हैं, सूत्र याद है हमें, R बराबर रो इंटू एल बटे ए। R बराबर रो इंटू एल बटे ए। इसको अगर मैं व्युत्क्रम कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 बटे आर। ठीक है ना, व्युत्क्रम कर दिया हमें, 1 बटे आर, 1 बटे रो इंटू एल बटे ए लिख सकते हैं अपन। यहां 1 बटे आर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप जी, जैसा कि आपको मालूम है चालकत्व कहलाता है। 1 बटे रो की जगह लिख सकते हैं आप के यानी कप्पा यानी चालकता कहलाती है। ठीक है, और ये एल बटे ए को एल बटे ए ही रहने दे। अगर मान के चलो मैंने कह दिया तो के बराबर आप क्या कर सकते हैं आप, कि सर के बराबर हो जाएगा जी इंटू ए बटे एल। ठीक है, के बराबर जी के गुणा ए कर दिया तो ए बटे एल हो जाएगा। कुछ बैठी दिमाग में, के बराबर जी इंटू ए बटे एल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर मैंने यहां यही बात कह दी आपसे कि a बराबर अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो और l बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो फिर k बराबर किसके हो जाएगा, तब k बराबर। ठीक है, या अगर मैं आपसे इसे आगे बढ़ते हुए ना कहते हुए यही कह दूं आपको, वो भी एक ही बात है। जैसे हमने प्रतिरोध को करने की विशेष प्रतिरोध बनाया था कि सर l बराबर अगर 1 सेंटीमीटर हो, और 1 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ रहे हो, a बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेटा ये 1 बटे 1 हो गया। तो हमारा जो G है जिसको हम चालकत्व तो कह रहे हैं ना बेटा, वो क्या कहलाएगा, अब उसे हम चालकत्व तो ना कहते हुए क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। ये जो L बटे A है, ये L बटे A है जिसकी वैल्यू लगा दी गई है। अच्छा, एक और बात, एक और हेडिंग में आपको यहां बता दूं, एक हेडिंग होती है सेल स्थिरांक। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये सेल बन गया ना अब तो पूरा, जिसमें विद्युत अपनी चालक भरा हुआ है। सेल स्थिरांक, स्थिरांक नाम से क्या सर, ये कांस्टेंट स्थिरांक, राइट। सेल स्थिरांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा, या तो हम प्रदर्शित करते हैं जी स्टार से। किससे, जी स्टार, जी के ऊपर संकेत स्टार लगा देते हैं, या हमारे बोर्ड में उसे एक्स से भी, हमारी किताब में इस समय एक्स से भी दिखाई गया, राइट। ये क्या चीज है, दरअसल जी स्टार उस सेल के एल और ए का अनुपात है। एल क्या चीज है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। एल क्या चीज है, सेल के 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। और ए क्या चीज है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इज दैट क्लियर। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी एल और उसके इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। उसे जी स्टार कह दो, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, या एक्स कह दो, जो भी आप संकेत मान रहे हो उसे नोट तो करेंगे अपन के, हाँ एक्स हमने संकेत के तौर पर सेल स्थिरांक का, या जी स्टार या सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या आएगा बेटा, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या आएगा, कई बार बोर्ड में पूछ लिया गया है। तो एल सेंटीमीटर और ए क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बटे वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर का कट गया, नीचे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 1 सेंटीमीटर बचा, जिसे ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। या एसआई मात्रक बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर इनवर्स। किसमें, एसआई में। एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक का मीटर इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अपन सेल स्थिरांक की भी बात कर सकते हैं। अब हम लोग कई और प्रकार के चालकत्व की बात करेंगे, कई और प्रकार के चालकत्व की बात करेंगे, जिनमें आती है हमारी मोलर चालकत्व, ठीक है, तुल्यांकी चालकत्व, ओके, इन पर फोकस करते हैं। तो ये तो मैंने यहां से बेटा इरेज किया, अगर आप लोग नोट कर रहे हो मेरे साथ तो देख सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो भी देख सकते हैं, वीडियो को भी कई बार, ठीक है ना। एक और बात रखिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बेटा लाइक भी करिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना जरूरी है,
इससे क्या होता है, आपकी उपस्थिति दर्ज होती है कि हाँ इतने छात्रों ने देख लिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो वहां से हटानी भी होती है। लाइक कर दिया मतलब हम समझ जाते हैं, तो लाइक भी करिए बेटा, ओके। आपको अगर अच्छा लगता है, सर अच्छे समझा रहे हैं, अच्छे गुरु के संपर्क में आप मटेरियल समझ रहे हैं, तो लाइक भी करिए बेटा, ठीक है ना। वो लाइक आप हमारी ताकत है। सब्सक्राइब तो चैनल को आप कर ही चुके हैं, लाइक भी करिए, ठीक है, बहुत जरूरी है ये बेटा, ठीक है ना। ये मेरी ताकत है, समझ लो। आपके द्वारा पढ़ाई, आपके द्वारा किए जाने वाला लाइक मुझे आत्मबल, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी विल पावर को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए, ये रही बात यहां इस पूरी कहानी की। अब आपकी जो हेडिंग है अगली, उस हेडिंग से क्या मैं परिचित कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो वो नोट करते रहिए। ये मैं बताने जा रहा हूं आपको मोलर चालकत्व। क्या बेटा, ध्यान से दोनों को समझिएगा, दोनों में मोलर चालकत्व, मोलर, ठीक है ना। मोलर क्यों नाम लिया गया वो भी मैं बताता हूं। चालकत्व का तो मतलब आप समझ में आ गया। इसका संकेत होता है बेटा लैम्डा, ये उल्टा वाई जैसा बन गया लैम्डा, और मोलर के लिए लिया गया यहां स्मॉल एम, ठीक है। मोलर चालकत्व, मोलर कंडक्टेंस, राइट। और यहां मैं बताने जा रहा हूं तुल्यांकी चालकत्व। तुल्यांकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों पढ़ना है हम लोगों को, इस बात को समझने के लिए, क्योंकि संकेत आपको तब समझ में आएगा। लैम्डा इक्यू, इक्यू, इक्यू शब्द कहां से आया बेटा, तुल्यांकी, इक्विवेलेंट से आया है, ओके, इक्विवेलेंट से आया है। ये दो प्रकार की हमको स्टडी करनी है, ठीक है। मेरा अंदाजा है कि आप इस बात को यहां से ये नोट कर चुके होंगे, अगर आप रफ कॉपी पर नोट कर रहे हैं बार बार तो, ठीक है, ओके। क्योंकि बोर्ड साफ करेंगे तभी जगह बनेगी, तभी बड़े अक्षरों में लिखकर आपको समझा सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो मोलर चालकत्व जो आप देख रहे हैं, लैम्डा एम जो आप देख रहे हैं, आखिर ये है क्या, इसमें क्या करना होता है, इसकी परिभाषा या इसका क्या मतलब है। देखिए, इमेजिन करो एक पात्र है जिसमें इलेक्ट्रोड लगे हैं, विद्युत अपनी चालक बना गया है, मतलब वो आयनों में टूट गया है, आयन है, आयन गमन करते हैं। यदि उसमें, ध्यान से सुनिए, यदि उसमें भरा गया विद्युत अपघटनीय पदार्थ का 1 मोल घुला हो, बिलियन का आयतन कितना हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हो 1 घन सेंटीमीटर आयतन अगर हो गया तो वो क्या बन जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर आयतन हो विद्युत अपनी पदार्थ का, तो उत्पन्न आयनों के चालकत्व को हम लोग कहते हैं चालकता। पढ़ी अभी आपने, ठीक है। लेकिन बिलियन कितना भी हो, बिलियन मतलब बिलियन का आयतन कितना भी हो, कितना भी, 100 ml, 200 ml, 300 ml, ml कहना या घन सेंटीमीटर कहना एक ही बात है। ये बात आप सॉल्यूशन से होकर पढ़कर आ रहे हैं आप। तो बेटा बिलियन कितना भी हो, मैंने कह दिया बिलियन v घन सेंटीमीटर है। कितना है बेटा, v घन सेंटीमीटर का मतलब चाहे जितना, 200 घन सेंटीमीटर कहना या मिलीलीटर कहना एक ही बात है, ये समझ लो। 100, 200, 500, ठीक है, 150, 400, 300, 200, 700, 300, कुछ भी हो, इतना है। लेकिन उसमें भरा हुआ पदार्थ कितना है, 1 मोल विद्युत अपघट्य। कितना, 1 मोल विद्युत अपघट्य है, 1 मोल विद्युत अपघट्य। ध्यान से समझिएगा परिभाषा को, दोनों को कंपैरिजन भी मैं बताऊंगा। यहां कितना हो, दोनों की परिभाषा को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तुल्यांकी चालकत्व का मतलब है जितना उसका तुल्यांकी भार होता है, किसी पदार्थ का जितना उसका मोलर द्रव्यमान होता है, और मोलर द्रव्यमान के बराबर मात्रा को अपन 1 मोल कहते हैं, राइट। मोलर द्रव्यमान को 1 मोल कहते हैं, राइट। यार ये बात दिमाग में। इसी तरह से सॉरी, किसी भी पदार्थ के, चाहे अम्ल हो, क्षार हो, लवण हो, ये बात आप लोगों ने विलियन चैप्टर में भी पढ़ी है, इस चैप्टर में भी हम देख रहे थे। तो किसी भी पदार्थ का जितना भी उसका तुल्यांकी भार होता है, उस तुल्यांकी भार के बराबर, जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार होता है 49 ग्राम, होता है कि नहीं तुल्यांकी भार। HCl का तुल्यांकी भार होता है 36.5 ग्राम। NaCl का तुल्यांकी भार होता है 58.5 ग्राम, होता है।
किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं हम लोगों ने पढ़ा है। क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं हम लोगों ने पढ़ा है। लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा है। ठीक है, तो तुल्यांकी भार के बराबर, आप ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पदार्थ के, मैं ऊपर लिख रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा बेटा, किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा अगर है, तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा है, तो उसको या तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक, क्या कह सकते हैं बेटा, 1 ग्राम तुल्यांक कह सकते हैं, या शॉर्टकट में उसको एक तुल्यांक भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह शब्द आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा, यानी HCl का तुल्यांकी भार 36.5 ग्राम होता है। मैं उस 36.5 ग्राम को क्या कह सकता हूं, 1 ग्राम तुल्यांक HCl। ठीक है ना, 1 ग्राम तुल्यांक HCl, जिसका मतलब होगा 36.5, राइट। मतलब 1 तुल्यांक HCl, ग्राम तुल्यांक कहना या तुल्यांक कहना एक ही बात है। ऐसे यहां भी आता है बेटा, ठीक है ना, अगर मैं नहीं बता पा रहा हूं तो आप ऐसा समझ लो, ग्राम मोल कहना या मोल कहना एक ही बात है, वैसे यहां भी है, राइट। तो यहां भी वही बात है, क्या 1 ग्राम तुल्यांक, ध्यान से सुनिएगा, ग्राम तुल्यांक कह दूं या तुल्यांक कह दूं एक ही बात है, जो उसके तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, वहां कितना था 1 मोल, यहां कितना 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के V घन सेंटीमीटर, V घन सेंटीमीटर मतलब चाहे जितना आयतन, V घन सेंटीमीटर आयतन में, V घन सेंटीमीटर आयतन में, V घन सेंटीमीटर आयतन में घुले होने पर, यानी विलयन का आयतन कितना भी हो, मैं उसे कह रहा हूं, मान के चलो V घन सेंटीमीटर है, घुले होने पर, लेकिन पदार्थ कितना डला है उसके अंदर विद्युत अपघट्य, मोलर चालकत्व के लिए कह रहे हैं 1 मोल, और तुल्यांकी चालकत्व के लिए कह रहे हैं अपन 1 ग्राम तुल्यांक, यानी तुल्यांक, राइट। उत्पन्न समस्त आयनों के, अब घुला होगा तो आयन उत्पन्न होंगे, उस विद्युत अपघट्य के आयन उत्पन्न होंगे, उत्पन्न समस्त आयनों के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर उसमें कह रहे हैं तो उत्पन्न समस्त आयनों के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। संकेत लैम्डा इक्यू, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक को कहते हैं। इज दैट क्लियर। 1 मोल विद्युत अपघट्य के V घन सेंटीमीटर आयतन में घुले होने पर उत्पन्न समस्त आयनों के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं, लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। उधर क्या बोलोगे, 1 ग्राम तुल्यांक यानी 1 तुल्यांक, यानी तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा। ठीक है ना भाई, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना अपन को भरने के। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के V घन सेंटीमीटर आयतन, V को इन्वर्टेड कॉमा बंद किया है, ठीक है, V घन सेंटीमीटर आयतन में, V घन सेंटीमीटर कह दो या VmL कह दो, एक ही बात है, मिलीलीटर, ठीक है ना, आयतन में घुले होने पर उत्पन्न समस्त आयनों के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। बिल्कुल आसान हो गया। यानी पदार्थ जो गुला है वो अगर 1 मोल है, कितने में गुलाओ इससे कोई मतलब नहीं है। पदार्थ अगर 1 ग्राम तुल्यांक गुलाओ, कितने में गुलाओ इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पदार्थ की मात्रा 1 मोल हो, पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक हो, 1 मोल हो तो मोलर चालकत्व कहलाएगा, 1 ग्राम तुल्यांक हो तो तुल्यांकी चालकत्व कहलाएगा। इज दैट क्लियर। आसान हो गया। किससे प्रदर्शित करते हैं, लिख दिया। अब हम लोग इन दोनों का चालकता से संबंध, कंडक्ट के से कप्पा से संबंध देखेंगे। तो लैम्डा एम का बेटा के से क्या संबंध है, तो लैम्डा एम व के में संबंध, लैम्डा एम व के यानी चालकता में रिलेशन, संबंध, ठीक है ना। अब आप गौर से सुनिएगा, के क्या होती है पहले अपने दिमाग में फिर भरो। के होता है 1 घन सेंटीमीटर आयतन में, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में। अगर मैं 1 घन सेंटीमीटर में V घन सेंटीमीटर का गुणा कर दूं तो V गुणा 1 तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज में 1 का गुणा करेंगे तो बेटा वही आता है। V में अगर 1 का गुणा कर देंगे तो V आएगा, होगा कि नहीं। तो V गुणा 1 मतलब यह निकला V घन सेंटीमीटर आयतन आ जाएगा। तो V घन सेंटीमीटर आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल गुलाओ तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मोलर चालकत्व। तो अर्थ यह निकला कि अगर हम चालकता में K में V का गुणा कर दिया जाए, V क्या चीज है, अगर मैं कहूं आपसे गुणा कर दिया जाए V का, अब मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं कर रहा क्योंकि संबंध बना, V का गुणा कर दिया जाए तो बेटा ये लैम्डा एम बन जाती है।
यहां वी क्या चीज है, तो मैं वी लिखा गया जहां वी बराबर घन सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर कहना या मिलीलीटर, घन सेंटीमीटर में वह आयतन है, घन सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ, एक मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ। बात बैठी कुछ दिमाग में, अपघट्य घुला है, यानी ये आयतन है घन सेंटीमीटर में, ये वो आयतन है जिसमें क्या गुना है, एक मोल विद्युत अपघट्य गुना है। उसमें अगर इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा मतलब एक घन सेंटीमीटर है, एक में किसी का भी गुणा करेंगे तो वही सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा एम बराबर के गुणा वी होता है, राइट। अब अपन अगर वी की गणना करना चाहते हैं कि वी क्या होगा, ऐसे यहां जाओ, इसमें भी रिलेशन यही है बेटा, लैम्डा ई क्यू तथा के में संबंध स्थापित करना, के में संबंध स्थापित करना, क्या के में संबंध, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप संबंध तो ये लिख सकते हैं, लैम्डा ई क्यू बराबर वही संबंध आ जाएगा के गुणा वी। अच्छा, यहां के वी और वहां के वी में क्या अंतर है, यहां वी लिखना पड़ेगा आपको जहां वी बराबर घन सेंटीमीटर में वह आयतन है, यानी विलयन का वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का, जैसे यहां लिखा गया जिसमें विद्युत अपघट्य का, अगर मैं ना लिखूं विद्युत अपघट्य का, शॉर्ट में कर दिया मैंने, ठीक है ना, पूरा ना भी लिखा जाए तो जिसमें कितना गुना हो विद्युत अपघट्य का, 1 ग्राम तुल्यांक, यानी एक तुल्यांक, एक ही बात होती है, 1 ग्राम तुल्यांक गुला हुआ, ये लिखा गया 1 ग्राम तुल्यांक गुला हुआ, जिसे आप एक तुल्यांक भी कह सकते, घुला है। बात समझ में आई, इतना फर्क है दोनों का, वी घन सेंटीमीटर आयतन, इसमें 1 मोल गुला होता है, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक गुला होता है। इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं आपको यहां आयतन निकालता हूं कि वी कहां से निकलेगा। तो वी कैसे निकलेगा बेटा, वी निकालने के लिए अपन को कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। वी के लिए क्या चीजें माननी पड़ेंगी, माना कि अगर मान के चलो एक विलयन है, विलयन की सांद्रता है, ध्यान से सुनिएगा, एक विलयन है, विद्युत अपघट्य का एक विलयन है, विलयन की सांद्रता कोई शब्द अकेला आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, विलयन चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा है। विलयन की सांद्रता है सी मोल प्रति लीटर है। आप कहोगे सर सी संकेत कहां क्या को ले आई सर हम लोग, देखिए इसको ऐसा समझे, मान के चलो कोई विलयन है 1.5 मोल प्रति लीटर, राइट, कोई विलयन है 5 या 2.15 मोल प्रति लीटर। तो भाई मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इसका अर्थ ये है 1.5 मोल प्रति लीटर का क्या अर्थ है बताइए। तो आप कहोगे सर 1 लीटर में उस पदार्थ का 1.5 मोल घुला हुआ है, यही तो मतलब बताओगे, मोलरता वाली, ठीक है ना। 1 लीटर में उस विद्युत अपघट्य का 1.5 मोल घुला हुआ है, ठीक है। 1 लीटर में उस पदार्थ का 2.15 गुला हुआ है, तो कितना गुला हुआ है ये तो मैं नहीं बता रहा, मैंने उसके लिए लिखा है सी, यानी सी मोल प्रति लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर में उस विद्युत अपघट्य के सी मोल घुले हुए। अब सी मोल में क्या हो सकता है, वो 1.5 हो सकता है, 2.25 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सी मोल गुला हुआ 1 लीटर में, सी मोल गुला हुआ 1 लीटर में, यानी 1 लीटर के अंदर कितना भी मोल गुला हुआ है, ये हमने अगर मान के चलो कोई विलयन ऐसा है जिसकी यह स्थिति है, हमको निकालना कितना है 1 मोल में, जो अपन निकालने जा रहे हैं, यानी इसका अर्थ निकालने जा रहे हैं। तो हम ये वाला आयतन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस कहानी को मैं चूकी लगाकर लिखूं तो कैसे करूंगा, देखिए इसी बात को चूकी लगाकर सबसे पहले तो यह समझ लिया जाए कि 1 लीटर बराबर होता है बेटा, 1 लीटर यानी 1000 ml, जिसको मैं कह देता हूं 1000 घन सेंटीमीटर, होता है कि नहीं, 10⁻³ सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर होता है 1 लीटर में। तो इसी भाषा को मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है इसके मुताबिक कि सर सी मोल विद्युत अपघट्य घुला है विलयन के आयतन बराबर, इस विलयन के लिए लिख रहा हूं मैं, जो मैंने यहां लिखा है सी मोल विद्युत अपघट्य घुला है, सी मोल विद्युत अपघट्य घुला है विलयन के आयतन बराबर, विलयन के आयतन बराबर कितने में, 1 लीटर में, 1 लीटर मतलब 1000 घन सेंटीमीटर में, एक ही बात है कि नहीं। इसका अर्थ यह है 1 घन सेंटीमीटर नहीं 1 लीटर में घुला है, राइट।
कितना सी मोल, हमको कितने का आयतन पता करना है, हमको पता करना है तो एक मोल विद्युत अपघट्य घुला होगा विलयन के आयतन बराबर, आयतन ही तो निकालना है अपन को भी, विलयन के आयतन बराबर तो आप कहोगे 1000 बटे सी घन सेंटीमीटर। ये क्या निकाल लिया आपने, ये क्या निकाल लिया आपने बेटा बताइए कि सर ये हमने निकाल लिया क्या, विलयन का वो आयतन निकाल लिया, विलयन का वो आयतन इन V की वैल्यू निकाली जिसमें विद्युत अपघट्य का कितना गुला हुआ है, 1 मोल गुला हुआ है। ये किसकी वैल्यू निकल आई, V की, यानी अर्थात V बराबर क्या हो गया बेटा, V बराबर हो गया 1000 बटे सी घन सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं, देखो इस V की वैल्यू को अपन इस सूत्र में रखने जा रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो लैम्डा m बराबर सूत्र में रख देते हैं हम लोग, रख दिया। सूत्र में रखने पर यह आ जाएगा बेटा क्या, लैम्डा m। समीकरण 1 में वैल्यू रख रहा हूं मैं आपको V की, लैम्डा m बराबर लिखोगे K गुणा 1000 बटे सी। ध्यान ये रखना है आपको कि मोलर चालकता में जो C लिखा गया है, दरअसल जहां C सांद्रता है, जहां C सांद्रता है, कौन सी वाली, ये ध्यान रखना है आपको, सांद्रता है मोलरता की, क्योंकि हमने मात्रक कौन सा यूज किया था C के अंतर्गत, C मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर किसका मात्रक होता है, मोलरता का। बात समझ में आ गई। तो C सांद्रता है लेकिन कौन सी वाली, मोलरता वाली, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस सूत्र की सहायता से अपन किसका मान निकाल सकते हैं बेटा, लैम्डा m का मान निकाल सकते हैं, अगर हमें क्या क्या दिया जाए, K का मान दिया जाए, राइट, K का मान दिया जाए और C का मान दिया जाए, K का मान दिया जाए और सांद्रता मोलरता वाली दी जाती है, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं सॉरी, मोलर चालकत्व का मान निकाल सकते। बताइए क्या दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अभी मैं आपको यहां लैम्डा m का मात्रक बताने जा रहा हूं, पर इस जैसा ही मटेरियल यहां भी है बेटा, ठीक है, इस जैसा ही मटेरियल यहां भी है। यहां भी अपन इस V को निकालने जा रहे हैं, इसको समीकरण 1 बना दिया मैंने, इस V को निकालने जा रहे हैं हम लोग, बैठी कुछ दिमाग में, इस V की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। और V क्या चीज है, ये आपने यहां लिखा है, V क्या चीज है बेटा, जहां V घन सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का क्या गुला हुआ है बेटा, 1 ग्राम तुल्यांक, यानी उसके तुल्यांक की भार के बराबर मात्रा गुली हुई है, जैसे वहां था। इसी तरह से यहां अगर मैं कहता हूं कि मान के चलो कोई विलयन, हमें जो विलयन है, जिस पात्र में जो विलयन भरा है, जिसमें वो सब कुछ अपन पता करना चाहते हैं, विलयन की सांद्रता है बेटा, सांद्रता है C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। कितनी है, C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। कुछ बैठी दिमाग में, जैसे वहां क्या लिखा था हमने, सोचिए ध्यान से समझने का। यहां लिखा था मैंने C मोल प्रति लीटर, वहां क्या मैं कह रहा हूं, C ग्राम तुल्यांक। और आपको मालूम होना चाहिए ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर किसका मात्रक होता है, या तुल्यांक प्रति लीटर किसका मात्रक होता है, नॉर्मलता का। तो इसमें मोलरता वाली सांद्रता काम करेगी, उसमें नॉर्मलता वाली सांद्रता काम करेगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसी भाषा को जो लिखा है, ये क्या अभिप्राय बना रहा है, ये वो अभिप्राय यही बना रहा है बेटा। चूंकि इसका अर्थ निकालेंगे अपन, तो आप कहोगे C ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, इतना शॉर्टकट में लिख रहा हूं तो इतना तो मैं आवाज से भी बोल रहा हूं ना बेटा। C ग्राम विद्युत अपघट्य घुला है विलयन के आयतन बराबर 1000 घन सेंटीमीटर में, ठीक है ना। कितने में, 1000 घन सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है बेटा इतना, देखो जरा, 1000 घन सेंटीमीटर, थोड़ा इधर पहुंच गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। C ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है विलयन के आयतन बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। इसीलिए 1 ग्राम तुल्यांक हमको पता कितने की करनी है, 1 ग्राम तुल्यांक की, क्योंकि हमने 1 ग्राम तुल्यांक की बात की थी। इसीलिए 1 ग्राम तुल्यांक, या केवल तुल्यांक कह सकते हैं आप लोग, कंफ्यूजन मत करिएगा, मैं आपको ऊपर ही लिख चुका हूं। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य गुला होगा विलयन के आयतन बराबर, तो क्या आएगा, 1000 बटे C आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ये क्या निकाल लिया,
कि सर ये हमने विलयन का वो आयतन निकाल लिया, ये हमने विलयन का वो आयतन निकाल लिया जिसमें विद्युत अपघट्ट का कितना घुला हुआ है, 1 ग्राम तुल्यांक। तो V घन सेंटीमीटर वही आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, यानी V की वैल्यू निकाल ली तो ये V बराबर आ गया 1000/C घन सेंटीमीटर यानी मिलीलीटर। बेटा इस V को अगर इस सूत्र में रख दिया जाए तो लैम्डा EQ और K का और आगे का रिलेशन कैलकुलेशन करने वाला आ जाएगा, सवालों को करने वाला आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो सूत्र बन गया क्या, लैम्डा EQ बराबर K गुणा 1000/C। समीकरण नंबर 1 में ये मान रखने के बाद में ये आ गया, राइट। यहां C कौन सी सांद्रता होगी, जैसे यहां लिखा है ना C सांद्रता है, लेकिन मोलरता वाली यहां क्या लिखेंगे, जहां C बराबर दिख रहा है आपको बेटा, मैं नीचे लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है, देखो जरा नीचे अगर मैं लिख रहा हूं तो दिख रहा है बेटा, जहां C बराबर सांद्रता कौन सी वाली है बेटा, C बराबर सांद्रता है जो कौन सी वाली है, नॉर्मलता में है, नॉर्मलिटी में है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप तुल्यांक की भार में कौन सी वाली सांद्रता दिमाग में लेनी है आपको, मोलरता वाली, और इसमें लेनी है नॉर्मलता वाली। इज दैट क्लियर, फटाफट दिमाग लगाओ, नोट कर रहे हैं नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। थोड़ा सा सेक्शन में अगर ऊपर का साफ कर दूं तो मैं क्या बताऊंगा, इनके मात्रकों से आपको परिचित कराऊंगा बेटा, ठीक है ना। इनके मात्रक क्या होते हैं, लैम्डा एम का मात्रक क्या होता है और लैम्डा EQ का क्या मात्रक होता है, ठीक है ना। चलिए मात्रक उसके बाद हम इन दोनों में संबंध देखेंगे और फिर हमारी अगले वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। तो लैम्डा एम का मात्रक अगर मैं बात करूं तो लैम्डा एम का मात्रक आप बेटा सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं अगर भी यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं तो मैं भी मेरा डायरेक्ट सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, और वो कैसे निकला, तो वो इस सूत्र से निकलता है, राइट। चलिए तो डायरेक्ट मात्रक में आपको याद रखना है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक होता है आप, ठीक है। दोबारा फिर देखिएगा क्या लिखा है, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ओम की जगह, ओम इनवर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, महो MHO, या क्या लिख सकते हो, साइमन। इतना तो आप समझ रहे होंगे पूरी वीडियो देखने के बाद। ओम इनवर्स कह सकते हो, या महो कह सकते हो, या साइमन कह सकते हैं, S, राइट। महो MHO या S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात आ रही दिमाग में, ठीक है। इस तरह से आप इनके मात्रक कह सकते हैं। अगर मैं और आगे लिखता हूं इसी बात को तो आप लिख सकता हूं महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। या मैं लिखूं और तो क्या लिख सकता हूं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये CGS पद्धति में आ गया। SI पद्धति में कुछ नहीं करना, मोल नहीं बदलना, साइमन नहीं बदलना, बस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर करना होता। अब प्रश्न आता है कि सर ये मात्रक हमें कैसे याद होगा, तो आप सूत्र में मान रखने के बाद याद होगा। सूत्र में ये क्या चीज लिखा है, लैम्डा एम बराबर लिखा है K गुणा 1000/C, ठीक है। K गुणा 1000/C, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए K का मात्रक क्या होता है बेटा, तो K का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है बेटा, ओम सेंटीमीटर होता है। K का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, सॉरी K का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि K क्या चीज है, हमें मालूम है कि सर K होता है 1/K कहते हैं 1/रो को, राइट। रो का मात्रक होता है केवल ओम सेंटीमीटर, तो रो का उल्टा कर दिया जाए तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ये तो हो गया K का मात्रक, ठीक है। अब आपको क्या समझना है ये देखिएगा, 1000 का जो मात्रक, 1000 अंक तो नहीं लिखना, मात्रक के तौर पर लिखते हैं अपन, क्या इसके पीछे लिखते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1000 घन सेंटीमीटर, राइट। तो घन सेंटीमीटर बटे C का मात्रक देखिएगा, C यहां पर सांद्रता जिसका मात्रक जो मोलरता वाली होती है, और इसका मात्रक होता है मोलरता का मात्रक होता है C। सांद्रता जो मोलरता वाली उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। और प्रति लीटर, ध्यान से सुनिएगा, प्रति लीटर, दोबारा सुनिए, क्या प्रति लीटर, प्रति लीटर कहने का मतलब हो गया, प्रति लीटर कहने का मतलब हो गया बेटा क्या, प्रति लीटर कहने का मतलब हो गया, प्रति लीटर कहने का मतलब हो गया क्या बेटा, 1 लीटर का घन सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 लीटर को घन सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 लीटर को 1 लीटर मतलब 1000 ml यानी घन सेंटीमीटर, तो मोल प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, थोड़ा सा नोट करो बेटा,
ठीक है ना, घन से इसकी मात्रक को, ठीक है ना। हाँ, ये 1000 के पीछे जो मात्रक लिखेगा ना वो लिखा जाएगा सेंटीमीटर की घात 3 प्रति लीटर। इसका मतलब 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर में, ध्यान से दोबारा सुनिए, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। यानी इसके पीछे, अब मैं आपको प्रूव कर देता हूं, जैसे 1000 के पीछे मैं लिखूंगा, 1000 के पीछे लिखूंगा घन सेंटीमीटर प्रति लीटर, राइट। इसका क्या अर्थ निकलता है कि सर प्रति लीटर में, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो मात्रक लिखना है अपन को, जो लिख दिया गया। और मोल प्रति लीटर आप चाहो तो या प्रति लीटर की जगह प्रति लीटर ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, काट पीट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा आपका। ये प्रति लीटर लिखा है, ये प्रति लीटर लिखा है, ओके। अब देखो सेंटीमीटर की घात 3 और ये माइनस का 1, सेंटीमीटर की घात 3 और ये माइनस का 1 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति लीटर कट चुका है और मोल ऊपर जाने पर ये मात्रक बनेगा, देखिएगा क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस 1 और सेंटीमीटर की घात 3 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति लीटर कट गया, मोल को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा मोल इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ये क्या लिखा था, फिर दोबारा सुनिए, 1000 के पीछे लिखा जाता है घन सेंटीमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। ये सॉरी, ये किसका मात्रक है बेटा? सांद्रता की इकाई का। कौन सी वाली सांद्रता का? मोलरता का। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। ऐसे ही इधर आ जाओ, तुल्यांकी चालकता का मात्रक लिखना है तो लैम्डा EQ का मात्रक होता है, लैम्डा EQ का मात्रक, थोड़ा पेन बदल दूं, ब्लैक कलर से लिखने लगूं, डार्क लिख रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा, का मात्रक। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट का मात्रक याद रखना है, ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स, EQI, ये EQUI है बेटा, W नहीं है, EQI मतलब इक्विवेलेंट को कहते हैं। तुल्यांक को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट, राइट। शॉर्टकट में अपन EQI कहने लगते हैं, इक्विवेलेंट इनवर्स। अब ये भी कैसे निकला बेटा, इसको भी देखते हैं अपन, ये भी कैसे निकला, इस वाली मात्रक किससे निकलेगा, राइट। तो लैम्डा EQ बराबर आपका फॉर्मूला होता है ना, लैम्डा EQ बराबर K गुणा 1000/C। आप पूरे वही सारा तामझाम लगा दो। K का मात्रक हुआ ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 के पीछे लगाएंगे अपन, क्या वो लिखा है देखो, सेंटीमीटर की घात 3 प्रति लीटर, ओके बेटा, यहां लगाएंगे। अब C कौन सी सांद्रता थी बेटा? नॉर्मलता वाली। और नॉर्मलता का जब मात्रक लगाते हैं तो लगाते हैं अपन क्या, या तो ग्राम इक्विवेलेंट लगा दो या शॉर्टकट में लगा दो क्या, EQUI, इक्विवेलेंट प्रति लीटर। क्योंकि ग्राम तुल्यांक को ही तुल्यांक कहते हैं, तुल्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, और शॉर्टकट क्या अपनाते हैं, EQUI, ओके। तो ये हो गया हमारा EQI, ठीक है ना। मैं इसको यूं इसलिए काट रहा हूं ताकि आप W ना समझें। अब देखो, प्रति लीटर से प्रति लीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर की घात 3 और सेंटीमीटर -1, तो ये क्या बचेगा, तो एक तो ये बचेगा ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स का मतलब आप ये भी जानते हो कि महो या साइमंस लिख सकते हैं। और क्या हो गया बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और EQUI को ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा इनवर्स, राइट। तो ये मात्रक हमारा इसकी तरह से तैयार हो जाएगा, लैम्डा EQ का मात्रक। बात समझ में आई? फटाफट नोट करें इसे, और 2 मिनट के अंदर % हो जाने दो, इसको एक पूरा तो हो जाने दो उसका, ठीक है ना। चार्ज है कि नहीं देख लो इसके बाद, 2 मिनट में। चलो, रिलेशन क्या है बेटा, देखिए लैम्डा EQ, आप ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा EQ व लैम्डा M में रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। लैम्डा EQ तथा लैम्डा M में संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान और तुल्यांकी भार कुछ पदार्थों के तो समान होते हैं, कुछ पदार्थों में समानता नहीं होती। ये विलयन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और समझा होगा आपने बेटा, ठीक है ना। तो यहां ये संबंध क्या है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जैसे मैंने एक पदार्थ, एक वो लिखा, मैंने लिखा यहां पर HCl, मैंने लिखा यहां पर HNO3, मैंने यहां लिखा CH3COOH, ये 3 तो मैंने अम्ल लिख दिए, एक और अम्ल लिख देता हूं H3PO2, राइट। मैंने कुछ क्षार लिखे NaOH, KOH, मैंने कुछ लवण लिखे NaCl, KCl, CH3COONA, ये लवण लिखे मैंने, और भी लवण ले सकता हूं। ये 3 आपके सामने अम्ल हैं बेटा, ये 3 नहीं, ये भी अम्ल है बेटा,
ये आपके सामने क्षार है और ये लवण है, अम्ल क्षार लवण, राइट। अब आपको याद होना चाहिए कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता होता है, राइट। अगर मैं HCl के लिए कह रहा हूं, HNO3 के लिए कह रहा हूं, CH3COOH के लिए कह रहा हूं, H3PO2 के लिए कह रहा हूं, तो इन अम्लों की क्षारकता एक होती है। यानी जितना इनका मोलर द्रव्यमान होगा यानी अणु भार होगा उतना ही इनका तुल्यांकी भार होगा। और अगर ऐसा है तो इनके लिए लैम्डा EQ और लैम्डा M क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? जितना इनका मोलर द्रव्यमान होता है उतना ही तुल्यांकी भार होता है। तो मैं यहां एक रिलेशन क्या बनाने जा रहा हूं, नॉर्मली रिलेशन बना रहा हूं, लैम्डा EQ बराबर बेटा लैम्डा M बटे N। ध्यान से सुनिएगा, यह रिलेशन लिख रहा हूं, तुल्यांकी चालकत्व बराबर मोलर चालकत्व बटे N। अब ये N क्या चीज है, ये N किसी अम्ल अगर होने पर अम्ल की क्षारकता, किसी क्षार होने पर, विलयन पढ़ाए कि नहीं सही ढंग से हम लोगों ने, क्षार होने पर क्षार की अम्लता, और लवण होने पर उस लवण में धनायन या ऋणायनों का कुल आवेश। इस लवण की बात करूं तो इस लवण में धनायन का आवेश के सर एक धनावेश, ऋणायन का आवेश एक ऋणावेश। इन दोनों क्षारों की बात करूं तो एक OH नेगेटिव विस्थापित करते तो इस क्षार की अम्लता एक होगी, इन अम्लों की क्षारकता एक होती है, इन लवणों की एक धनायन एक ऋणायन, एक ऋणायन एक धनायन। तो इनके लिए बेटा लैम्डा EQ का मान लैम्डा M के बराबर होगा, क्योंकि इनमें N की वैल्यू क्या चीज है, एक है। इनके लिए N की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू, N बराबर अम्ल की क्षारकता, तो इसमें अम्ल की, इन अम्लों की क्षारकता एक होती है, इन क्षारों की अम्लीयता एक होती है, इन लवणों में धनायन या ऋणायन पर आवेश एक होता है, इसलिए एक का भाग लगेगा, N की वैल्यू एक होगी। दूसरा, जैसे मैंने लिखा H2SO4, राइट, मैंने लिखा H3PO3, H3PO3, और भी लिखा ऑक्जेलिक अम्ल लिखा COOH ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं बेटा। ये अम्ल हो गए। क्षारों के तौर पर लिया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया बेटा, ठीक है ना। लवणों के तौर पर ले लिया मैंने आपका कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया। तो धनायन इसमें कितने होंगे, कैल्शियम पर 2 धनावेश या 2 ऋणायन होंगे, एक Cl पर 1 ऋणावेश, 200 Cl पर 1 ऋणावेश होगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं यहां ले लूं Na2SO4 ले लूं बेटा, सोडियम सल्फेट ले लूं, ये इसी कैटेगरी में आ गया सोडियम सल्फेट, K2SO4 ले लूं, राइट। तो ये 2 धनायन, ये 2 का भाग लगेगा। इन अम्लों की क्षारकता 2 है, इस क्षार की अम्लीयता 2 है, राइट। तो यहां क्या होगा, 2 का भाग लगेगा, तो अपन कहेंगे लैम्डा EQ बराबर होगा लैम्डा M बटे 2। इनके लिए समझ में आ गई बात। इसी तरह से एक लाइन में और मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, बताइए दिक्कत अपनी बताइए बेटा, ठीक है ना। और जब भी दिक्कत हो तो उसे नोट करके रखिए। जब भी हम लोग आपके डाउट सेशन में आते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा कि सर आपने वीडियो नंबर, मॉड्यूल नंबर अपने रफ कॉपी पर नोट कर लो कि सर से ये पूछना है, सर आपने उस मॉड्यूल में ये बताया था। तीसरे केसेस में मैंने लिखा H3PO4, ये एक ऐसा अम्ल है जिसकी Z की वैल्यू यानी क्षारकता कितनी होती है, 3 होती है। ये 3 H धनायन को विस्थापित कर देगा। इसी तरह से कोई क्षार लिखा, जैसे AlOH का ऑल्थराइज लिखा बेटा, लवण लिखा मैंने AlCl3 लिखा, और भी लवण ले सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अर्थ ये निकला, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं। तो इनके लिए अगर बात की जाए तो इनके लिए क्या होगा कि सर इनके लिए लैम्डा EQ बराबर लैम्डा M बटे 3 होगा, क्योंकि ये इस क्षार की अम्लीयता बेटा 3, इस अम्ल की क्षारकता 3, और इस लवण में एल्यूमिनियम आयन पर 3 धनावेश है, Cl पर 1 ऋणावेश है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करेंगे अगले मॉड्यूल की तरफ, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नोट करिए बेटा, मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।